हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम 91 चैनल पे। देखिए, ये हम लोग अब प्रैक्टिस सेट हिंदी भी करने जा रहे हैं और ये प्रैक्टिस सेट नहीं है, ये प्रीवियस ईयर का पेपर है, ठीक है। और ये कब का पेपर है? ये हमारा पेपर हुआ था 18/10/2018 को, ठीक है। ये 18/10/2018 को पेपर हुआ था। ये उसी का हिंदी का एक पार्ट है, ठीक है। ये उसी का हिंदी का एक पेपर है जिसको आज हम लोग करने जा रहे हैं। उसमें देखने जा रहे हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें आपको देखिए अलंकार भी होगा, समास भी होगा और आपका दोहा सोरठा छंद चौपाई भी होंगे। तो इसलिए इसको करना भी ज़रूरी था कि एक बार पेपर से पहले इस तरीके का भी लेवल देख लिया जाए कि पेपर कैसा क्या आता है। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है। जिन शब्दों के ऊपर लिंग, वचन, काल, पुरुष आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है वे क्या कहलाते हैं? ठीक, देखिए ये आपने दूसरी लैंग्वेज में पढ़ा होगा कि जब जिन शब्दों के ऊपर लिंग, वचन, काल या पुरुष आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता उनको अविकारी शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। और जो अविकारी शब्द होते हैं इन्हीं को हम लोग अव्यय भी कहते हैं, ठीक है। अव्यय और अभिकारी शब्द जो होते हैं इनके ऊपर किसी भी लिंग, काल का, वचन या जो है पुरुष का कोई शब्द फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कौन कौन से होते हैं? जब, तब, कभी, अभी, उधर, वहाँ, इधर, अब, क्यों, ठीक, तथा और ये इस तरीके के जो भी होते हैं ये सब क्या होते हैं? ये हमारे अविकारी शब्द होते हैं जिनके ऊपर किसी भी लिंग, पुरुष, काल, वचन इनका कोई फर्क ना पड़े और इन्हीं को हम लोग अविकारी शब्द भी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 72। देखिए इसीलिए ये आपको 71 से स्टार्ट हुआ है क्योंकि ये हम लोगों के हिंदी का ही पार्ट है, तो इसीलिए वही आपको मिल रहा है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से देशज शब्द पहचानिए कौन सा है। चलिए देखिए, जो देशज शब्द है वो हमारा हो जाएगा इसमें से, ये चौथा ऑप्शन हो जाएगा ठोकर, ठीक। ये हमारा जो है देशज शब्द हो जाएगा। वैसे हमारे जो है जो शब्द जो होते हैं ये स्रोत के आधार पे 4 तरीके के माने जाते हैं। कौन कौन से? एक तो पहला होता है तत्सम, दूसरा तद्भव, फिर देशज और विदेशज, ठीक है। तो ये जो है ये हमारे कहाँ से हो जाते हैं? ये स्रोत के आधार पे कह सकते हैं, जो स्रोत होते हैं उनके आधार पे ये 4 तरीके के भेद होते हैं उसके शब्द के, ठीक है। अब जैसे इसमें जो बेगम दे रखा है ये हमारा, ये कहाँ से लिया गया है? ये तुर्की भाषा का शब्द है। किसका भाषा का? तो ये तुर्की भाषा का शब्द है। चलिए 73 नंबर देखते हैं। वैभव का घोड़ा तेज भागता है, ठीक। इसमें हमको क्या बताना है कि कौन सा अभिकारी शब्द है। चलिए आगे इसमें शायद मिस हो गया है, पूछा गया है कि कौन सा अभिकारी शब्द है, ठीक है। देखिए इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि अभिकारी शब्द पूछा जा रहा है कि अभिकारी शब्द इनमें से ये जो सेंटेंस लिखा है कि इसमें अभिकारी शब्द कौन सा होगा, ठीक है। अभिकारी शब्द, ठीक। चलिए जल्दी से बताइए इसमें से अभिकारी शब्द कौन सा हो जाएगा, ठीक। अभी मैंने आपको बताया था जो पीछे जो हम लोगों ने किया था उसी में मैंने आपको बताया था कि अभिकारी और अव्यय शब्द कौन से होते हैं। तब भी मैंने आपको बताया था कि जो है तेज, जब, तब, इधर, उधर, अभी, वहाँ, कब, क्यों, ठीक, ये इस तरीके के जो हमारे शब्द होते हैं इनको अभिकारी शब्द बोलते हैं। तो इसमें जो है हमारा अभिकारी शब्द क्या हो जाएगा? तेज। चलिए क्वेश्चन नंबर 74, अन्वेषण शब्द किन 2 शब्दों से बना है? देखिए उसका यहाँ पे रह गया, ये वहाँ पे टाइप होने की जगह पे यहाँ पे टाइप हो गया। चलिए अन्वेषण किन 2 शब्दों से मिलकर बना है? तो जो हमारा अन्वेषण शब्द मिला हुआ है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन सा? अनु प्लस एषण। क्या होता है? अनु प्लस एषण, ठीक। अनु प्लस एषण से मिलकर बना होता है। चलिए आगे देखिए, फिर इसमें पूछा गया कौन सा रस का स्थायी शोक भाव पूछा गया है। चलिए आगे देखते हैं। शोक का स्थायी भाव पूछा गया। शोक का स्थायी भाव क्या होता है? शोक का स्थायी भाव होता है ये करुण, ठीक है। चलिए 76 नंबर, एक वचन में ही प्रयुक्त होने वाला शब्द है जो हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होता है, हमसे वो शब्द पूछा गया है कि कौन सा है, ठीक। तो जब एक वचन की बात आ रही है कि एक वचन में, जैसे छात्र तो हमारा तो ये तो बहुवचन में भी हो जाता है, भाई भी बहुवचन में,
क्रोध, क्रोध ये हमारा एक वचन में ही प्रयुक्त होता है और हिस्सा ये हमारा बहुवचन में भी प्रयुक्त हो जाता है। तो क्रोध इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 77 नंबर देखते हैं। लिखा है तद्भव शब्द कौन सा है। देखिए तद्भव शब्द वो होते हैं जो हमारे ऐसे के ऐसे ही एग्जैक्टली ले लिए जाते हैं, और तत्सम शब्द क्या होते हैं, तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो हमारे संस्कृत भाषा से लिए जाते हैं। तद्भव शब्द वो होते हैं जो संस्कृत के अलावा कहीं से भी लिए जाएं, हिंदी में लिए जाएं आपको या लोकल लैंग्वेजेस में लिए जाएं, कहीं से भी, या भोजपुरी लैंग्वेज कैसे भी लिए जाएं, तो वो हमारे सबसे क्या हो जाते हैं, वो सब हमारे तद्भव शब्द हो जाते हैं। ठीक है, तो इनमें से पूछा गया है कि तद्भव शब्द निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो देखो ये लाज जो है ये हमारा तद्भव शब्द हो जाएगा। इसका जो तत्सम शब्द होता है वो होता है लज्जा। ठीक, ये याद रखिएगा। आपकी यात्रा शुभ हो, यह वाक्य है, ये कैसा है। देखिए जब भी कभी इस तरीके की बात आती है तो याद रखिएगा ये हम लोग किसी दूसरे को अपनी जो है ये कह सकते हैं कि अपनी इच्छा बता रहे हैं कि चल आपकी जो है यात्रा शुभ हो, ये हमारी इच्छा है, इस तरीके से बताते हैं, कहते हैं, मन में कहते हैं कि ये हमारी इच्छा है, लेकिन हम आपसे ये कहते हैं कि आपकी यात्रा शुभ हो, और हम मन में क्या सोचते हैं, ये हमारी इच्छा है कि आपकी यात्रा शुभ हो। तो ये कैसे वाक्य होते हैं, ये इच्छार्थक वाक्य होते हैं। ठीक, फिर यहाँ से पूर्ण विराम चिन्ह पूछा गया है। पूर्ण विराम चिन्ह कौन सा है ये पूछा गया है। तो देखो जो पूर्ण विराम चिन्ह है ये आपको भी पता होगा कि ये एक डंडा जो लगता है ये हमारा पूर्ण विराम का चिन्ह होता है। देखिए आपको अभी कुछ क्वेश्चन इसमें बहुत सारे लग रहे होंगे, क्योंकि देखिए हिंदी का पेपर है, इसमें आपको 20 से 30 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे। 55 क्वेश्चन में 50% क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे, लगभग 25 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो लगभग सब लोग कर सकते हैं। इसके ऊपर के जो 30 क्वेश्चन होते हैं, इस 30 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन वही लोग कर पाते हैं जिनको सब कुछ तैयार हुआ होता है। ठीक, इनमें से पूछा जा रहा है कि विदेशी शब्द कौन सा है। ठीक है, अब देखिए विदेशी शब्द की बात की जा रही है, तो विदेशी शब्द इसमें से कौन सा हो जाएगा, गलीचा। ठीक, और ये गलीचा कहाँ मतलब विदेशी है तो कहाँ का है ये, तो ये अरबी भाषा का है। ठीक, ये अरबी भाषा का शब्द है। चलिए याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, आगे 81 नंबर है। 81 नंबर है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है। हमसे ये पूछा जा रहा है कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है। ठीक है, पहला लिखा है वे अपना अपना सामान ले गए। तो इस सेंटेंस में तो, इस वाक्य में तो हमें कहीं पे भी कोई गलती नहीं दिख रही है। चलिए आगे के वाक्य देखते हैं इसके। ठीक है, क्वेश्चन जो है 81 का बी है, आप भी भोजन कर लीजिए। तो ये भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। फिर तीसरा है, क्या तुमने अपना फ़ोन ले लिया। हाँ ये भी सही है। हम आज ही हमारा सामान ले आए। हम लोग यहाँ पे ये नहीं कह सकते हैं, ये हमारा क्या होगा, हम आज ही हमारा सेम सामान ले जाएंगे। ठीक, ये हमारा जो है, हम आज ही अपना सामान ले जाएंगे, ये होना चाहिए था यहाँ पे। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हम आज ही अपना सामान ले जाएंगे, ये सही होना चाहिए था। परिश्रम शब्द में उपसर्ग लगा है। उपसर्ग यानी कि परिश्रम में उपसर्ग पूछा तो उपसर्ग याद रखिएगा हमेशा पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है। तो श्रम में पहले क्या लगा हुआ है, श्रम शब्द जो बना होता है, देखिए आप श्रम शब्द में पहले क्या लगा हुआ, श्रम शब्द में लगा है परि, तो क्या हो जाएगा परि, इसका उपसर्ग क्या हो जाएगा परि। ठीक, 83 नंबर क्वेश्चन देखिए, यह काम अपने आप ही हो गया। इस वाक्य से आप क्या समझते हैं, यानी कि इस वाक्य में आप शब्द है, ये कैसा शब्द है। देखो जब यहाँ पे लिखा है यह काम अपने आप ही हो गया, तो जो इसमें जो अपने आप जो आप लिखा हुआ है ये हमारा कौन सा शब्द होता है। यहाँ पे शब्द का मतलब ये पूछा गया इसमें कौन सी सर्वनाम है, तो सर्वनाम इसमें हो जाती है निजवाचक सर्वनाम। ठीक, और ये जो निजवाचक जो सर्वनाम होते हैं ये होते कौन से हैं, जैसे आप हो गया। ठीक है, फिर ये निजवाचक में तो एक ही आता है, फिर जैसे संबंधवाचक जो सो किसकी, और निश्चयवाचक यह वह ये वो। ठीक है, और जैसे ये प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक में क्या आता है, कौन क्या कब कहाँ कैसे, ये हमारे प्रश्नवाचक हो जाते हैं। तो इसका सही आंसर निजवाचक हो जाएगा। चलिए 84 नंबर, संप्रदान कारक वाला वाक्य कौन सा है। ठीक, जो देखो संप्रदान कारक वाला वाक्य जो है वो हमारा इसमें से हो जाएगा राम को दे दो।
ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो संप्रदान जो होते हैं, जिसके बारे में बात की जाती है उसको कुछ दिया जाएगा, ये बोध कराने वाले शब्द को ही हम संप्रदान कहते हैं। ठीक है, जैसे राम को पुस्तक दे दो, तो राम को क्या दिया गया, पुस्तक दे दी गई, तो इसमें राम क्या हो जाएगा, ये हमारा संप्रदान हो जाएगा, और संप्रदान का चिन्ह क्या हो जाएगा, को हो जाएगा। ठीक, तो ये याद रखिएगा, जैसे यहाँ पे राम को दे दो, अब वो कुछ भी दिया गया हो, तो इसमें संप्रदान क्या हो गया, राम, और उसका जो है चिन्ह क्या हो गया, को, तो ये याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 लिखा है, प्रायः छंद में कितने चरण होते हैं। देखिए, अब आपने अभी तक ये इसमें छंद और चौपाई अगर आपने पढ़ रखे हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता हो जाएगा कि छंद कितने चरण होते हैं। इसमें हमारे 4 चरण होते हैं। ठीक है, कौन कौन से 4 चरण होते हैं, देखो इसमें होता है वर्णिक, मैं आपको बता देता हूँ, वर्णिक, फिर दूसरा होता है मात्रिक, देखिए गलत हो गया, मात्रिक, ठीक, फिर तीसरा होता है उभय, ठीक, और जो चौथा होता है मुक्त तथा स्वच्छंद। क्या होता है, मुक्त, या जिसको स्वच्छंद भी बोलते हैं। ठीक, ये होता है मुक्त तथा स्वच्छंद। ठीक, ये 4 तरीके के जो है हमारे, जो है इसमें चरण होते हैं। ठीक, चलिए ये याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। सत्तासी नंबर क्या है, पार्क के चारों ओर फूल खिले हैं। ठीक है, तो जैसे ये अगर पार्क बना है कि चारों ओर जैसे इस तरीके से क्या है, ये फूल खिले होंगे, तो देखो जब इस तरीके से चारों ओर जब फूल खिले हैं तो ये किससे संबंधित हो जाएगा, ये पार्क से। तो जो फूल हैं वो किससे संबंधित हो जाएंगे, ये हो जाएंगे पार्क से। तो जब चारों ओर फूल हैं तो इस वाक्य में काले पद, यानी कि ये चारों ओर की बात कर रहा है, इसमें काला पद जो है ये चारों ओर है, क्योंकि ये ब्लैक एंड व्हाइट हो गया था। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पे चारों ओर के बारे में पूछा कि ये चारों ओर जो लिखा है, जो काले पद हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, संबंध बोधक हो जाएंगे, क्योंकि किसके चारों ओर है, ये पार्क के ओर, तो ये पार्क के संबंध रखने वाले शब्द हो जाएंगे। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 88 इसमें लिखा है, विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। विशेषण क्या होता है, विशेषण याद रखिएगा, विशेषण हमेशा जो है, जो किसी की विशेषता बताते हैं उनको हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो जैसे ये तात्विक लिखा है, ठीक, भारत तो किसी का नाम हो गया, ऊपर, ऊपर जाना, हंसना, ठीक, तो ये सब जो है ये विशेषण तो नहीं है, ये हंसना तो भाव हो गया। ठीक, तो ये तात्विक जो है ये हमारा विशेषण शब्द है। चलिए 89 नंबर, चारू चंद की चंचल किरणें खेल नहीं थी जल थल में, पंक्ति में अलंकार है। देखिए अब यहाँ पे अलंकार भी आएंगे, तो अब आप लोगों ने अलंकार पढ़ रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं पढ़े हैं तो मैं उनके लिए यही कहूँगा कि भाई आप लोग अलंकार तैयार कर लीजिए। बाकी अलंकार देखिए कुछ ही इंपॉर्टेंट होते हैं और उनकी ट्रिक्स होती हैं, अगर आपको याद हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद हैं तो आप लोग उनको फिर याद कीजिए, क्योंकि अब पेपर में देखिए ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, तो आपको जितना जल्दी हो सके ये सारी चीज़ें तैयार करनी पड़ेंगी। आपको दोहा, सोरठा, छंद, अलंकार, ठीक, दोहा, सोरठा, चौपाई, ये चैप्टर तैयार करना है, फिर अलंकार, समास और रस, ये इतने चैप्टर तो आपको अच्छे से तैयार करने ही करने हैं। अगर आप चाहते हैं कि 50 में आपके 55 में 50 नंबर आ जाएं, तो आपको दोहा, सोरठा, छंद, चौपाई, ये पूरा जो 4 पार्ट होते हैं एक ही चैप्टर में होते हैं, ये तैयार करना है। फिर सोरठा भी हो गया, उसी में होता है, चौपाई वाले में ये भी तैयार करना है। फिर आपको अलंकार तैयार करने हैं, रस तैयार करने हैं, और समास, ये आपको तैयार ही करने हैं अगर आपको 50 नंबर चाहिए तब। ठीक, देखो जब चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, तो ये हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। इसमें क्या होता है, अनुप्रास अलंकार में कोई एक वर्ण जो बार बार आता है। ठीक, जैसे इसमें चा चा चा, देखो जैसे यहाँ पे चा, यहाँ पे भी चा, और यहाँ पे भी चा, यहाँ पे भी चा। ठीक, तो देखो ये कितने बार आया, 4 बार आया। अब वो 2 से अधिक बार बार आने का मतलब है कि वो 1 से ज़्यादा बार आया। अब जब वो 1 से ज़्यादा बार आ गया तो वो जो है बार बार आ गया, पुनरावृत्ति हो गई उसकी। तो जब कोई एक वर्ण बार बार आता है तो उसको हम लोग, उसमें अनुप्रास अलंकार हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 90, रति स्थाई भाव का रस है।
जो रति है वो स्थाई भाव का रस हमसे पूछा गया है कि कौन सा होता है। तो देखो जो रति होता है वो हमारा श्रृंगार का स्थाई भाव रस होता है। ठीक, याद रखिएगा। देखिए अगर आपको इसके स्थाई भाव नहीं पता है तो मैं आपको एक बार अभी मुंह जवानी बता देता हूँ। 9 रस होते हैं हमारे, इन 9 रसों का जो स्थाई भाव होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। श्रृंगार का हमारा रति होता है, हास्य का हास होता है, करुण का शोक होता है, वीर का उत्साह होता है, रौद्र का क्रोध होता है, भयानक का भय होता है, विभत्स का जुगुत्सुआ होता है, और अद्भुत का विस्मय होता है, और सबसे लास्ट में शांत का निर्वेद होता है। ये हमारे 9 रस होते हैं जिनके स्थाई भाव आपको बता दिए। चलिए 51 नंबर देखते हैं। 91 नंबर, सॉरी 51 नहीं, कौन से वर्ग में सभी वर्ण अंतः हल हैं। ठीक, चलिए देखिए अंतः हल का मतलब है यहाँ पे अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन अगर आपने पढ़ रखा है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता दूं, मेरे चैनल पे जाइएगा, आपको हिंदी वाला एक प्लेलिस्ट मिलेगा, आप उसमें जाइए, आपको उसमें एक वर्ण नाम का वीडियो मिलेगा जिसमें आपको लिखा होगा ऊपर वर्ण, आप उसको पढ़िए जाके। आपको वहाँ से जब वर्ण पढ़ेंगे तो आपको ये अंतः जो व्यंजन होते हैं, या आपको ऐसे समझिए स्वर व्यंजन जो भी होंगे, जिस तरीके के भी स्वर और व्यंजन आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो आपको एक ही वीडियो में पूरा क्लियर हो जाएगा। आप लोग जाइए उसको देखिए। फिर जो संधियों की बात आती है तो आप जाइए स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, आप तीनों को जाके देखिए। उसके बाद आप विसर्ग संधि, स्वर संधि पहचान जाएंगे, भूलेंगे नहीं कभी। तो इसलिए आप लोग उनको जाके एक बार जरूर देखिए, जिनको इस तरीके के वीडियो क्लियर नहीं है कि ये अंतःहल या अंतस्थ व्यंजन किसको कहते हैं। देखो अंतस्थ व्यंजन हमारे 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला और वा, ये हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। और इनमें से सभी वर्ण में अंतःहल यानी कि अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? तो देखो रा वा या, यानी कि या रा वा लिखा है, का डा शा, फा ना या, हा द शा। तो देखिए ये तो बेकार हो गया, ये भी बेकार है, ये भी बेकार है। यहाँ पे या रा वा लिखा है, अगर ला होता तो बहुत अच्छी, अगर नहीं भी 1 2 3 जो भी दे हैं वो सब हैं तो अंतस्थ व्यंजन ही, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये लिखा जा, यहाँ से वाला शब्द जा प्लस यहाँ से वाला शब्द कौन सा है? जा और वहाँ से बनने वाला शब्द कौन सा होता है? तो ये हमारा बनता है ज्ञा से ज्ञानी शब्द बनता है। याद रखिएगा इन दोनों को मिला के ज्ञा से ज्ञानी शब्द बनता है। और देखिए जिनको भी इस तरीके के शब्द समझ में नहीं आते तो आप मंगल फॉन्ट में जाके हर वो शब्द जो हमारा क्या बोलते हैं इनको, ये मिश्रित वाक्य जो होते हैं, मिश्रित शब्द जो होते हैं, यानी कि ये लास्ट वाले जो 4 होते हैं कि, तो इस तरीके से आप जाइए छत्रज्ञा वाले, ये संयुक्त व्यंजन जिनको बोलते हैं, आप संयुक्त व्यंजन में जाइए, मंगल में आप लिखिए छत्रज्ञा। ठीक, आप जैसे ही जब ये लिखेंगे तो जब आप उसको डिलीट करेंगे, ठीक है, डिलीट करेंगे तो उसमें एक एक चीज़ डिलीट होती है। जैसे आप ज्ञा लिखिए, ज्ञा को डिलीट करेंगे तो जब इसको डिलीट करेंगे तो ये अलग अलग होके आते हैं, ये डिलीट होते हैं, तो आपको वहाँ से जल्दी याद हो जाएंगे। ठीक, बाकी जिन लोगों ने इसमें टाइपिंग कर रहे हैं बहुत अच्छी है, जिसको भी टाइपिंग में कोई दिक्कत आए तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको मंगल और कुर्ती दोनों की टाइपिंग के लिए आपको बता सकता हूँ कि कौन सी सही है, कौन सी करनी चाहिए, कौन सी नहीं। बाकी आपकी इसमें यूपी पीसीएल में तो सिर्फ कुर्ती की आनी है, लेकिन यूपी पीसीएल से भी ऐसे बहुत से लोग होंगे जिन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट का फॉर्म भी भरा होगा, तो वहाँ पर मंगल पूछते हैं। लेकिन आप चिंता न करिए, आपने यहाँ पर कुर्ती कर रखी है, मैं आपको तब भी वहीं कुर्ती में ही टाइपिंग कराऊँगा। बस आप जो कर रहे हैं वो करते रहिए। ठीक, तो इसमें पूछा गया इसमें से कौन सा वाला शब्द होगा, तो जिसमें ज्ञा वाला शब्द आ जाएगा वही हो जाएगा। तो देखिए ज्ञा का शब्द किस में है? तीसरे में, तो हमारा सही हो जाएगा तीसरा। ठीक, विज्ञ हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 93। 93 नंबर क्या है? नीलकंठ शब्द में समास है। देखो यहाँ पे जो कंठ है कैसा है? नीला। ठीक है, तो इसमें पहला पद प्रधान हो गया। अब जब पहला पद प्रधान हो गया तो उसमें हो जाता है हमारा कर्मधारय समास। ठीक, सॉरी, इसमें जो है उत्तर पद प्रधान होता है। और उत्तर पद क्या होता है? ठीक, तो जब क्या होता है, जब एक उपमेय तथा दूसरा उपमान होता है उसे हम लोग कर्मधारय कहते हैं। लेकिन कर्मधारय में क्या होता है ये याद रखिएगा कि जैसे नीलकंठ, जब ये नीलकंठ लिखा होगा तब जब कह दिया जाए कि जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, तो क्या नीला है?
कंठ। तो इसमें कंठ ही हमारा मेन है, ठीक है। तो जब मेन मतलब प्रधान है, तो जब कंठ मतलब पीछे, उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर मतलब पीछे वाला पद होता है, तो जो पीछे वाला पद प्रधान होता है उसमें कर्मधारय पुरुष धारय तत्पुरुष हो जाता है, ठीक। चलिए, आप लोगों ने जिसको भी अगर समास में कोई दिक्कत है तो आप लोग मुझे बताइए, मैं उसकी शॉर्ट ट्रिक आपको बता दूंगा, बहुत जल्दी से आप लोग याद कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है उसमें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, याद होते हैं। और देखिए नीलकंठ में ही आपको बहुब्रीहि समास भी मिल जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको चारों में कहीं भी बहुब्रीहि नहीं मिल रहा, लेकिन आपको इसमें बहुब्रीहि भी मिल जाएगा। जैसे कब होता है, जब कहा जाए नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शब्द आ जाए, अर्थात कौन है नीले कंठ वाले, शिव जी, तो हो जाएगा उसमें बहुब्रीहि समास हो जाएगा। चलिए 94 नंबर, नीचे लिखे वाक्य में रिक्त स्थान में कौन सा शब्द उपयुक्त होगा। आपके वैभव के ही हम आपका सम्मान करेंगे। आपके वैभव के ही यानी कि वैभव, वैभव के अनुरूप, जैसा आपका वैभव हम वैसा ही आपका सम्मान करेंगे, तो अनुरूप हो जाता है इसका बिल्कुल सही शब्द, ठीक। चिदानंद शब्द में कौन सी संधि है, हमसे ये पूछा जा रहा है, जो चिदानंद है इसमें कौन सी संधि है। तो मैंने आपको बताया कि अगर आपको संधि समझ में नहीं आती कि इसमें कौन सी संधि होगी या इसमें कैसे पता करें कौन सी होगी, तो आप लोग जाइए एक बार, आप मेरे संधि के 3 वीडियो पढ़े हैं, स्वर संधि का अलग है, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, तीनों संधियों को आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको बताया गया और एक बार में आपको याद हो जाएगा, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। देखिए ये है व्यंजन संधि हमारी, कैसे है व्यंजन संधि में होता है, ये ता वर्ग का दा जो है, इसका दूसरा वर्ण जो है ये हमारा ता वर्ग का है, और हमारी एक ट्रिक होती है 3-5 ना कर 3-5, तो 3-5 यानी कि 3 का मतलब होता है जो पहला वर्ण होता है उसका तीसरे में बदल जाना। तो इसकी जो हम लोग इसका जब हम लोग विच्छेद करेंगे, तो जो विच्छेद करते हैं वो हो जाएगा चित दा का ता बन जाता है, और जब हम लोग इसको जोड़ के लिखते हैं तो ता का दा बन जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, चित प्लस आनंद, ठीक, चित प्लस आनंद, ठीक। तो इसकी जो है ये संधि हो जाती है, और ये इसका सही आंसर क्या हो जाता है, व्यंजन। तो व्यंजन में ये पहला ही नियम होता है, पहले का तीसरा हो जाना, यानी कि पहले वर्ण का तीसरा वर्ण हो जाना, हर वर्ग का पहला वर्ण तीसरे में परिवर्तित हो जाता है। 96, कौन से शब्द में ऋण की मात्रा लगी हुई है, ठीक। देखिए ये श्रिया, ये तो श्रा है, ये प्रथा, ये रा लगा हुआ है, ये क्रिया, ये भी रा लगा हुआ है, अब ये लगा है पृष्ठ, तो देखिए जब नीचे गोल गोल वाला जो होता है यही हमारा ऋण की मात्रा हो जाएगी, ठीक, यही हमारी ऋण की मात्रा हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 97, क्वेश्चन नंबर 97 में क्या है, जहां उपमान और उपमेय में अभेद हो वहां कौन सा अलंकार होता है, ठीक। देखो जब जब भी कभी बात आती है उपमान और उपमेय में अभेद हो, वहां हमारा रूपक अलंकार हो जाता है, क्या हो जाता है, हमारा रूपक अलंकार हो जाता है। और जैसे जो रूपक अलंकार होता है उसमें देखो निषेध रहित आरोप होता है, एक तरीके से ये समझ लीजिए उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप होता है। जैसे बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूब रही, तारा घट ऊषा नागरी, ये जो है ये हमारा किसका उदाहरण हो जाएगा, ये रूपक अलंकार का, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो हमने बताया ना, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट ऊषा नागरी, यहाँ जो है अंबर पनघट, तारा घट और ऊषा नागरी में जो है उपमेय उपमान का जो है एक हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रूपक अलंकार हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार। जहाँ उपमेय और उपमान में जब भी कभी अभेद की बात हो तो वहां पे हमारा रूपक अलंकार हो जाएगा। चलिए छठा पेज देखते हैं, 98 नंबर क्वेश्चन, कौन सा शब्द, कौन सा वाक्य अशुद्ध है, ठीक। चलिए देखते हैं कौन सा वाक्य अशुद्ध है। लिखा हुआ है उसका लड़का चोर निकला, बिल्कुल सही वाक्य है, इसमें कोई अशुद्धि नहीं है। मेरा भाई और भाभी बाजार गए, ये नहीं, मेरा भाई और भाभी बाजार गए होना चाहिए था, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 99 नंबर, 99 नंबर में क्या है, निम्नलिखित में कौन से शब्द युग्म का अर्थ नहीं है, शंकर और शंकर, ठीक।
अर्थ सही है, सही पूछा गया। शंकर, शंकर का मतलब होता है दो चीजों का मिश्रण, ठीक। और शंकर का मतलब होता है शिव। ये बिल्कुल सही लिखा है, तो यही आंसर सही हो जाएगा हमारा। बाकी हमें देखने की जरूरत भी नहीं है। देखने की जरूरत तब होती जब यहाँ पे चारों मतलब लिखा था उपयुक्त तो सभी, तब हमें देखने की जरूरत पड़ जाती, लेकिन यहाँ पे अलग है तो कोई मतलब नहीं है उसका। चलिए, लिखा है निर्मल तेरा नीर अमृत के समान उत्तम है, पंक्ति में अलंकार है। अब आप एक बात सोचिए, के समान की बात आई तो यानी कि तुलना की जा रही, और तुलना हमारी किस में की जाती है, हमेशा उपमा में तुलना की जाती है। निर्मल तेरा नीर यानी कि निर्मल तेरा पानी जो है, नीर मतलब पानी होता है, जल होता है, उसने कहा कि अमृत के समान है, तो अमृत के समान उत्तम है। तो इसका जो अमृत के समान उत्तम है, तो यानी कि उसने उसकी तुलना की है। तो जब तुलना की है तो उपमा अलंकार हो जाएगी, ठीक। चलिए, फिर पूछा गया है इसमें अवयव का भेद नहीं है। हमसे पूछा जा रहा है अवयव का भेद नहीं है, कौन सा नहीं है, चलिए देखते हैं। ठीक, लिखा है, पहला लिखा है संबंध बोधक नहीं है, फिर लिखा है समुच्चय बोधक नहीं है, विशेष से बोधक नहीं है, निपात नहीं है, संबंध बोधक नहीं है। ये हमसे पूछे गए हैं, ठीक। तो देखो इसमें जो है अवयव का भेद नहीं है, हमसे ये पूछा गया था। तो जो देखो विशेष से बोधक होते हैं, ये हमारे अवयव के भेद नहीं होते हैं। अवयव के जो है भेद कौन कौन से हैं, अवयव के हमारे चार भेद होते हैं, जिसमें से एक दो तीन ये हमको दे रखे हैं, और एक इसमें से कौन सा नहीं दिया है, वो हमको नहीं दिया है, क्रिया और विशेषण, ठीक। क्रिया विशेषण, ये हमारे जो हैं इसके भेद होते हैं, जो चार, कौन कौन से, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, निपात और क्रिया विशेषण, ये चार भेद होते हैं। विशेष से बोधक ये उसका बोध अवयव का भेद नहीं होता है। चलिए, 102 नंबर, जिसकी आशा नहीं की गई हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। देखो, जब भी कभी जिसकी आशा नहीं की गई, ठीक है, कोई भी चीज होती है वो अप्रत्याशित होती है, यानी कि रैंडम, अचानक से हो जाती है, तो उसको अप्रत्याशित बोलते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 103, कौन सा शब्द एक वचन और बहुवचन दोनों में एक सा रहेगा, ठीक है। अब कौन सा शब्द एक वचन और बहुवचन अभिव्यक्ति दोनों में एक सा रहेगा, तो कौन सा ऐसा शब्द होगा, चलिए भाई देखते हैं। देखो, यहाँ पे दिया लड़की, तो एक वचन और बहुवचन दोनों में एक जैसा नहीं रह सकता है, लड़की का लड़कियां हो जाता है। विधि, ठीक, फिर ये भी एक जैसा नहीं रहता है। फिर सेवक, अब जो सेवक है ये हमारा एक वचन और बहुवचन यानी कि अभिव्यक्ति दोनों में कैसा रहेगा, एक ही रहेगा। जैसे कितने सेवक हैं यहाँ पे, सेवक कहाँ गया, सेवक कहाँ गए, ठीक है। तो सेवकों नहीं कहा जाता है, सेवक कहा जाता है। सेवक कहाँ गए, सेवक कहाँ गया, तो कहाँ गया तो एक, कहाँ गए तो एक से ज्यादा, तब भी हमारे लिए सेवक का सेवक ही आएगा। चलिए, 104, 104 में लिखा है बधू प्लस उत्सव। ये जो है, जो बधू प्लस उत्सव लिखा है, ये हमारा जाता है बधू उत्सव हो जाता है। देखिए, छोटो ऊ और छोटा ऊ दोनों मिलके, यानी कि इधर लिखा है ये छोटा ऊ और इधर हमारा भी छोटा ऊ, ये दोनों छोटा ऊ मिलके हमारा बड़ा ऊ कर देते हैं। तो देखिए, धा में बड़े ऊ की लग जाएगी तो बधूत्सव हो जाता है। तो याद रखिएगा, ये इसका इस तरीके से चेंज हो जाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि जिन्होंने भी अभी तक मेरी जो है संधियों का वीडियो नहीं देखा है, एक बार आप लोग जाके देखिए, आपको उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा यूपीपीसीएल के एग्ज़ाम के हिंदी के पेपर में, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 105, भव न भुवन भरत संभाई, पंक्ति में छंद है। अब देखो, हमसे यहाँ पे छंद की बात की जा रही है, यानी कि चौपाई है, सोरठा है, दोहा, रोला जो है, इनमें से क्या है, ठीक है। तो देखो, ये हमारी क्या है, चौपाई है, ठीक। और चौपाई क्या होता है, ये सममात्रिक छंद होता है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, ये याद रखिएगा, ठीक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 106, लिखा अर्ध शब्द का सही वर्ण विच्छेद होगा, अर्ध का, तो देखो इसमें सब कुछ हमें अलग अलग तोड़ना पड़ेगा। ये वर्ण विच्छेद क्या होता है, हमसे ये पूछा गया है। तो देखो, इसमें आ प्लस रा, फिर आधा आ, या ये ऐसे करके लिखा हुआ है। चलिए, फिर इसके आगे देखते हैं। ठीक,
फिर देखिए इसमें कौन सा हो जाएगा, तो देखिए जो अर्ध का जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा वो देखो पहले आ बनेगा, फिर आधा रा बनेगा, फिर आधा धा बनेगा, फिर आधा या बनेगा, फिर छोटा आ बनेगा। तो ये चौथे ऑप्शन में दिख रहा है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए फिर यहाँ से कहा गया है कि जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है। देखो जो जातिवाचक संज्ञा शब्द यहाँ पे बात की जा रही है, जातिवाचक संज्ञा शब्द का मतलब ये होता है कि जो पूरी जाति यानी कि जो पूरे कम्युनिटी को प्रदर्शित करे। तो यहाँ पे जैसे ये दिखा है मानव, तो मानव का मतलब हो जाएगा जो भी ह्यूमन लोग हैं, जितने भी ह्यूमन हैं सभी को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि सभी को दर्शाएगा। तो ये मानव जो है हमारी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। चलिए फिर यहाँ पे दिया है धैर्य किस प्रकार की संज्ञा है। तो देखो जो हमारी धैर्य है ये हमारा भाववाचक संज्ञा होती है। ये कैसी संज्ञा होती है, ये भाववाचक संज्ञा होती है। फिर यहाँ पे दिया है बच्चों हटो सावधान होशियार, इनके सबके पीछे क्या लगा है, ये हमारा तो देखिए ये जो है ये हमारे जब इस तरीके का जो भी साइन लगा होता है ये हमारा जो है ये हमें दर्शाता है, ये चेतावनी है, बच्चों हटो सावधान होशियार। तो ये इस कथन में हमको क्या बताया जा रहा है, देखिए इसका मतलब पूरा नहीं होता है, लेकिन जब ये पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको इसमें दिख रहा है कि बच्चों हटो सावधान होशियार। तो ये क्या दिखा रहा है, ये हमें इसमें चेतावनी दिखा रहा है। कौन सा शब्द मगड़ गढ़ वाला है, ठीक। चलिए देखिए इसमें कोई भी चीज़ एडिटिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये आप जाइएगा आप यूट्यूब कहीं पे भी सर्च कर लीजिएगा, आप जाके गूगल करिएगा, जो आपको 18/10/2018 को जो पेपर आपको हुआ था, आप जाके उसको सर्च कीजिएगा, आपको यही हिंदी आपको उसको इसकी देखने को मिलेगी। तो आप लोग इसको बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि ये कहीं से कुछ भी आपको दूसरी जगह से क्वेश्चन ला के दिएगा, नहीं, ये आपका प्रीवियस ईयर का ही पेपर है, इसलिए मैं आपको ये करा रहा हूँ, जिससे आप लोग जब इसको करिए तो एक अंदाज़ा लग जाए कि अच्छा हिंदी इस तरीके की आती है, तो आपको आने वाले समय में आप उसी तरीके से इसकी तैयारी भी चालू कर सकें, ठीक है। चलिए कौन सा शब्द मगड़ या गढ़ वाला, मगड़ जो है गढ़ वाला है, तो देखो ये जो होता है ये हमारा आज़ादी का से रिलेटेड हो जाता है, ठीक है। इसका जो मतलब होता है वो आज़ादी, वसुधा का अर्थ जैसे पृथ्वी होता है, ठीक, ऐसे ही जो मगड़ का मतलब होता है ये, तो मगड़ का मतलब आज़ादी होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 111, ठीक है। देखो जब ये लिखा है घोष, ठीक, और एक होता है अघोष, दूसरा होता है घोष, ये दो तरीके की चीज़ें होती हैं, इसी घोष को हम लोग सघोष भी बोलते हैं, ठीक है। और एक और क्या होता है, वो होता है अघोष, ठीक, एक होता है घोष दूसरा होता है अघोष। तो देखो दो ही तरीके की चीज़ें होती हैं, एक तो अघोष दूसरा सघोष या घोष, ठीक, सघोष को ही हम लोग घोष कहते हैं, ठीक। और ये जो अघोष होता है इसमें छोटा आ आता है, छोटा आ का मतलब हो जाता है कि पहला और दूसरा, ये हमने मेरी खुद की ट्रिक है कि अगर अघोष में ये पहला छोटा आ आया है तो इसका मतलब छोटा आ पहला शब्द होता है, तो यानी कि अघोष वाले जो शब्द होंगे वो पहला और दूसरा होगा, हर लाइन का पहला और दूसरा शब्द जो होगा, दूसरा और पहला जो कैरेक्टर यानी कि वर्ण होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो अघोष हो जाते हैं, और बाकी के बचे हुए कौन से होते हैं, तीसरा चौथा और पाँचवा, ये हमारे क्या हो जाते हैं, सघोष, ठीक है। तो इसमें घोष व्यंजन की पहचान करनी है, तो देखिए जल्दी से बताइए इसमें घोष व्यंजन कौन सा हो जाएगा, फा, तो पा फा पहला, और ये तो फा दूसरा है, खा भी दूसरा है, का पहला है, तो ये तो सारे अघोष लिखे हुए हैं, तो ये जा जो है ये हमारा तीसरा वर्ण होता है, ठीक, तो ये हमारा घोष व्यंजन हो जाएगा। चलिए फिर क्या दिया है, पुल्लिंग में प्रयुक्त होने वाले शब्द की पहचान। देखिए कभी भी आप जो भी शब्द दिए हो आप उसको अपने सेंटेंस में रख के देख लीजिए, अगर उसका अर्थ जो है स्त्रीलिंग आ रहा है तो वो शब्द स्त्रीलिंग हो जाएगा, अगर वो उसका शब्द का अर्थ पुल्लिंग आ रहा है तो वो पुल्लिंग हो जाएगा। जैसे उम्मीद की जाती है ना कि उम्मीद किया जाता है, प्रतीक्षा की जाती है ना कि प्रतीक्षा किया जाता है, कक्षा में जो है हमेशा याद रखिएगा कि कक्षा जो है ख़त्म हो गई या कक्षा लगनी चाहिए, तो क्या होता है ये भी हमारा जो है स्त्रीलिंग होता है। चमत्कार हुआ, चमत्कार हुई नहीं, चमत्कार हुआ, ठीक है। आप लोग 3 इडियट वाले उसके चतुर में मत पहुंच जाइएगा, वो जो कहता है चमत्कार हुई, तो चमत्कार वहाँ पे मत पहुंचिएगा, चमत्कार हुआ होता है, कभी भी हुई नहीं होता है, तो इसके लिए ये हमारा पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। देखिए 113 नंबर,
जहाँ उपमान उपमेय विशेषण विशेष से संबंध हो वो समास होता है। वो कैसा समास होता है? वो होता है कर्मधारय। हम लोग पीछे भी एक क्वेश्चन इसी का देख चुके थे, वहाँ भी आया था जब उपमेय और उपमान में संबंध या विभेद होता है तब क्या होता है? वो कर्मधारय समास होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 114 फिर क्या है? अथ शब्द का विलोम होता है। ठीक। अथ शब्द का जो विलोम होता है वो होता है हमारा इति। क्या होता है? इति। ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 115 लिखा है भौतिक शब्द में मूल शब्द है। भौतिक शब्द में मूल शब्द है। भौतिक शब्द का जो मूल शब्द है वो हमसे पूछा गया है कि क्या हो जाएगा। तो भौतिक शब्द का जो मूल शब्द है वो होता है भूत। ठीक। चलिए तत्सम शब्द की पहचान करनी है। तत्सम शब्द पहचानना है। तत्सम शब्द मतलब संस्कृत वाले शब्द, संस्कृत। ठीक है। तत्सम का मतलब होता है संस्कृत वाले शब्द। ठीक है। ठीक। चलिए देखिए इसमें लिखा है दही, थाली, हाथ और वार्ता। देखो ये हमारा संस्कृत का शब्द है वार्ता, इसका मतलब होता है बात। ठीक। तो वार्ता जो है हमारा तत्सम शब्द हो जाएगा। ठीक। 117 पक्ष से बना पाक्षिक शब्द का अर्थ होता है। पाक्षिक मतलब होता है 15 दिन का। ठीक है। जो सप्ताह मतलब 7 दिन का, इसको हम लोग साप्ताहिक बोलते हैं। ये दिन भर की बात यानी कि एक दिन की बात हो रही है, महीने भर की तो महीना होता है। ठीक। जिसे हम लोग मासिक बोलते हैं, ये महीने के लिए, इसे साप्ताहिक, इसे पाक्षिक बोलते हैं। फिर इसमें क्या दिया है? कर्म वाच्य वाले शब्द को पहचानना है। जो कर्म वाच्य वाले हैं शब्द, जो कर्म के बारे में बता रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा? यानी कि जो उससे किया नहीं जा रहा है या जो किया जा रहा है। कर्म मतलब होता है कुछ करना या नहीं करना। तो जैसे कोई काम है हम कर रहे हैं तो वो कर्म हो गया। अगर उस काम को हम लोग नहीं भी कर रहे हैं तो भी वो कर्म हो जाएगा। ठीक है। देखिए मैं घर नहीं जाऊँगा, इसमें कुछ काम कर रहा है? नहीं। मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा है, इसमें कुछ काम कर रहा है? हाँ। क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। तो पढ़ना एक तरीके का काम हो जाएगा। उससे पढ़ा नहीं जा रहा तो ये कर्म हो गया उसका, तो ये कर्मवाच्य हो जाएगा। चलिए फिर 119 नंबर है। 119 नंबर में क्या हो जाएगा? या तो मोहन आएगा या मदन। इस वाक्य में क्या हो जाएगा? ठीक। देखो जब या तो मोहन आएगा या मदन आएगा तो ये दो वाक्य हैं। या तो मोहन आएगा ये पहला वाक्य हो गया, या मदन आएगा। देखिए यहाँ पे जो आएगा को तो जब दोनों मिल गए तो इसमें से एक चीज़ हट जाएगी। जैसे या तो मोहन आएगा या मदन। लेकिन अगर इसको सिर्फ अलग अलग करके लिखेंगे तब होगा या तो मोहन आएगा या मदन आएगा। तो ये दोनों कैसे वाक्य हो गए? ये हमारे संयुक्त वाक्य हो जाएंगे। ठीक। फिर 120 नंबर अच्छा शब्द विशेषण के रूप में कौन सा वाक्य में है? अच्छा शब्द की बात पूछी जा रही है। अच्छा का विशेषण पूछा जा रहा है। जो नीचे वाक्य दिए हैं ये 4, इसमें से अच्छा का एक विशेषण वाला भी दिया होगा। तो हमको ये बताना है अच्छा शब्द का विशेषण जो है वो कौन सा है। अच्छों की संगति, अच्छे हो जाओगे। अच्छे बच्चे आज्ञाकारी होते हैं। वह बहुत अच्छा गाता है। अच्छा तो यह बात है। हमसे ये पूछा गया है। ठीक। चलिए तो जल्दी से देखिए इसको बताते हैं। जो अच्छा का विशेषण होता है तो जैसे यहाँ पे जो है बच्चे क्या हैं? देखिए विशेषण का क्या मतलब होता है? वो किसी की विशेषता बताता है। तो किसकी विशेषता बताता है? वो संज्ञा या सर्वनाम जो होते हैं उनकी विशेषता बताता है। तो यहाँ पे देखो बच्चे क्या हैं? ये अच्छे हैं। तो बच्चों की जो विशेषता है वो क्या है? वो अच्छे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? इसमें अच्छे शब्द जो है विशेषण हो जाएगा किसकी? बच्चों की। चलिए 121 नंबर दम में दम आना। ठीक। दम में दम आना, तो देखो जब दम में दम आना आपने सुना होगा जब घर में जब बूढ़े बड़े लोग होते हैं और कोई छोटा बच्चा हो और वो थोड़ा शैतान हो तब क्या होता है? जब वो सो जाता है तब घर वाले क्या कहते हैं बूढ़े बड़े? अरे अब जाके दम में दम आई है। तो इसका मतलब होता है कि अब जाके घर में थोड़ी शांति आई है, वरना वो शैतान कर करके घर में धूम मचाता रहता है जिसकी वजह से बिल्कुल शांति नहीं रहती। तो इसलिए दम में दम आना मतलब शांति मिलना, ये इसका अर्थ होता है। चलिए लास्ट पेज है, जल्दी से इसको फिनिश करते हैं। चलिए 122 नंबर क्वेश्चन, वर्ण का अर्थ क्या होता है? ठीक है। देखो जो वर्ण होते हैं हमारे वो क्या होते हैं? हरा भरा
नहीं होते हैं, वर्ण का अर्थ नहीं होता है, हमसे ये पूछा गया। तो अर्थ नहीं होने का मतलब ये हरा भरा नहीं होंगे, क्योंकि वर्ण का मतलब अक्षर भी होता है, वर्ण का मतलब ब्राह्मण और क्षत्रिय भी होता है, वर्ण का मतलब रंग भी होता है कि किस वर्ण का आप लोग कार्य करेंगे या किस वर्ण को लगाएंगे, तो ये होता है रंग भी होता है। लेकिन वर्ण का मतलब कहीं भी हरा भरा नहीं होता है, तो इसका मतलब ये इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 123, क्वेश्चन नंबर 123 जो है इसमें लिखा है पानी पानी होने का मुहावरा अर्थ बताना है। तो देखो, जब पानी पानी होने का मुहावरा अर्थ पूछा गया तो वो होता है लज्जित होना, यानी कि बेइज्जती हो जाना, या इतनी बुरी तरीके से बेइज्जती हो जाना जिसमें हम नज़र भी नहीं उठा पा रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ों में हम लोग उसको कहते हैं कि बेइज्जती हो जाना। ठीक है, चलिए फिर लिखा है शीला 5वीं कक्षा में पढ़ती है, वाक्य में विशेष से पद है। ठीक, अब देखो विशेष से पद की बात पूछी जा रही है, तो शीला कहाँ पढ़ती है, तो वो कक्षा में पढ़ती है। अब किस कक्षा में पढ़ती है तो वो बाद की बात है, लेकिन कहाँ पढ़ती है, वो कक्षा में पढ़ती है। तो जो शीला की जो विशेषता हो जाएगी, यानी कि वाक्य में जो विशेष से पद है, तो विशेष से क्या हो जाएगा, ये कक्षा शब्द हो जाएगा, क्योंकि शीला कहाँ पढ़ती है, वो कक्षा में पढ़ती है। जब हमसे पूछा जाए किस कक्षा में पढ़ती है, तब वो 5वीं, तब 5वीं विशेष हो जाएगा, लेकिन वो पढ़ती है कहाँ पढ़ती है, कक्षा में पढ़ती है। तो इसलिए इसका विशेष से पद क्या हो जाएगा, कक्षा। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 125, ये इस सेट पेपर का हमारा अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन से वाक्य में अन्य पुरुष का उपयोग हुआ है। ठीक, देखो अन्य पुरुष, जल्दी से बताइए कौन सा हो जाएगा। देखिए अगर आपने ये सारे पुरुषों के बारे में पढ़ रखा है तो आपको ये करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये अन्य पुरुष का जो है ये हो जाएगा वे अभी गए हैं, क्या गए हो जाएगा, वे अभी गए हैं। ठीक है, तो देखो जो अन्य पुरुष हैं, देखो अन्य पुरुष होता है क्या है, अन्य पुरुष वो व्यक्ति होते हैं जिसके बारे में जो वक्ता है वो श्रोता को बताता है। जैसे अगर मैं आपसे बताऊं तो मैं आपसे जिस व्यक्ति के बारे में बताऊंगा, वो व्यक्ति के बारे में जिसके बारे में थर्ड पर्सन की बात, यानी तीसरे आदमी की जो बात कर रहे हैं, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, तो वो हो जाता है जो है अन्य पुरुष। ठीक है, पुरुष हमारे 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक, और जो हमारे अन्य पुरुष की बात की गई, जो यहाँ पे जो अन्य पुरुष हैं, इसमें होते कौन कौन से होते हैं, यह, वह, ये और वे, ये 4 होते हैं हमारे अन्य पुरुष के उदाहरण। ठीक, ये याद रखिएगा, ये 4 होते हैं, यह, वह, ये, वे, ये 4 हमारे अन्य पुरुष के उदाहरण होते हैं। और पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, चलिए हम लोगों की ये सेट पेपर यहीं पे समाप्त होता है। और जो अभी हम लोगों से जुड़े हुए हैं, अभी अभी तुरंत जो अभी नए लोग जुड़े हुए हैं अपने चैनल पे, जो लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हो, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक वीडियो को पहुंचाएं, जिससे उन लोगों को भी आने वाले एग्ज़ाम में थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। और आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले समय में जो भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।